हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 23 फरवरी 2025 के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे, तमिलनाडु गवर्नमेंट विल नॉट इम्प्लीमेंट एनईपी एट एनी कॉस्ट सेज स्टालिन। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए बोला कि जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसका जो करंट ड्राफ्ट है ना, अगर इसको एज इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है तो तमिलनाडु गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करने नहीं जा रही है। और बहुत ही ज़्यादा हार्श शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया है। इन्होंने बोला यू मतलब सेंटर, यू हैव स्टॉप्ड फंड टू ट्यून ऑफ अराउंड 2000 crore for not implemented the NEP. If we decide to introduce the policy, we will take the state backward by 2000 years. So even if the state is offered 10,000 crore, the government will not introduce the NEP so long as I am the chief minister. इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि जब तक मैं चीफ मिनिस्टर हूँ ना, कम से कम मैं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को तमिलनाडु में लागू नहीं होने दूंगा। ठीक है, इन्होंने ये भी बोला था कि हम एनईपी को लागू नहीं कर रहे हैं, सो आपने क्या करके रखा है, हमारी जो फंडिंग है 2000 करोड़ की वो रोक के रखी है। तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी, कोई ज़रूरत नहीं है हमें आपकी फंडिंग की। सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधे बोला है, ठीक है, आपकी 2000 करोड़ की फंडिंग के लिए हम अपने स्टेट को 2000 साल पीछे नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, आप 2000 करोड़ क्या 10,000 करोड़ भी दो, तब भी हम इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जो करंट फॉर्म में है इसको हम अडॉप्ट करने वाले नहीं है, इंप्लीमेंट करने वाले नहीं है। तो भाई ऐसा क्या है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जिसको लेके जो सदर्न इंडियन स्टेट हैं, स्पेशली जो तमिलनाडु है, वहाँ से इतना ज़्यादा एजिटेशन आ रहा है, इतना ज़्यादा टर्मोइल आ रहा है निकल के। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए हैं, बट एक ही एक्सक्यूज है इसके पीछे। जो हमारी एनईपी है वो प्रमोट करती है 3 लैंग्वेज फार्मूला। ठीक है, यानी कि अब स्कूल्स में एक इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज के साथ हिंदी को भी अडॉप्ट करने को बोला गया है। ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हिंदी हमारी राजभाषा है और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो हिंदी को प्रमोट करने के लिए तरह तरह के इनिशिएटिव लेगी। तो उसी के तहत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये 3 लैंग्वेज स्ट्रक्चर अपनाया गया, ताकि ऐसा ना हो कि हिंदी को पढ़ाने के चक्कर में, हिंदी को सिखाने के चक्कर में हम वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज है, उसको ही ख़त्म कर दें, है ना। तो हमने क्या किया है ना, हिंदी को ऐड कर दिया है बाकी 2 और लैंग्वेजेस के साथ में। और प्रॉब्लम यहीं पे शुरू होती है। ठीक है, जो साउथ इंडियन स्टेट है वहाँ हिंदी को लेके जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने इतनी ज़्यादा अब है ना डेरोगेशन फैला दी है कि लिटरली हिंदी को बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे पसंद नहीं करते हैं ड्यू टू द पॉलिटिकल रीजंस, है ना, कि खुद को नॉर्थ साउथ का डिवाइड बताने के लिए, खुद को है ना पॉलिटिक्स से अलग रखने के लिए, यानी कि है ना पॉलिटिक्स में है ना नॉर्थ को साउथ से अलग रखने के लिए इस तरह के जो डिवीजन है वो क्रिएट किए गए हैं। तो मसला सिर्फ एक ही है ना, कि हिंदी को क्यों इम्पोज किया जा रहा है। इन्होंने यहाँ सीधे बोला है, ठीक है, स्टेटिंग दैट हिज गवर्नमेंट वाज नॉट अगेंस्ट एनी लैंग्वेज, बोल रहे हैं कि किसी लैंग्वेज के अगेंस्ट नहीं है, इंक्लूडिंग हिंदी। चीफ मिनिस्टर सेड दैट द गवर्नमेंट वाज नॉट अगेंस्ट एनी, गवर्नमेंट वॉज ओनली अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी ओवर तमिल लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि भाई आप इम्पोज नहीं कर सकते, हम हिंदी के अगेंस्ट नहीं है, बट ये जो फॉर्मूला आप लगा रहे हो ना 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये एक तरह से इम्पोज करना हुआ है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब इन्होंने बोला कि देखो प्रॉब्लम लैंग्वेज नहीं है, जब इनसे पूछा गया कि अच्छा तो आप हिंदी को पसंद नहीं करते हैं, दैट इज वाई आप एनईपी का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, हिंदी को पसंद नहीं करते हैं ये रीजन नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, इन्होंने कहा कि देखो इफ इंट्रोड्यूस विल कीप स्टूडेंट अवे फ्रॉम स्कूल बिकॉज ऑफ इट स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग असेसमेंट मेथड ऑफ क्लास 3rd, 5th and 8th स्टूडेंट विल नॉट टर्न अप। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो क्लास 3, 5 और जो क्लास 8 है उनका जो एवेल्यूएशन मेथड है, जो
असेसमेंट मेथड है वो बहुत ज़्यादा गलत है एनईपी में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बाद में जोड़ दिया कि सोशल जस्टिस के अगेंस्ट है, आई डोंट नो कैसे सोशल जस्टिस के अगेंस्ट है ये, है ना। बट कुल मिला के अगर ओवरऑल बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो आउटरेज है सदर्न स्टेट का, खास करके तमिलनाडु का, वो 3 लैंग्वेज फार्मूला को लेके, खास करके जो हिंदी का एडिशन हुआ है कि हिंदी को भी मैंडेटरी बनाया जाएगा, कि हिंदी भी लोगों को पढ़नी पड़ेगी, उस वजह से ये आउटरेज निकल के आ रहा है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है इन फ्यूचर। अगर बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो ये 2022 में इसका ड्राफ्ट जो है फाइनली बनके तैयार हुआ, ठीक है। और ये 21st सेंचुरी की पहली एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है। इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी 1986 में आई थी, ठीक है। इसको जो फॉर्मुलेट किया है, किस पर्सन ने फॉर्मुलेट किया है? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन ने फॉर्मुलेट किया है, ठीक है। इसके 5 फाउंडेशनल पिलर्स हैं, ठीक है। एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 का एजेंडा है उसके साथ ये अलाइन है पूरी तरह से। लाइक अगर जैसे बात करें, इसमें कुछ टारगेट सेट किए गए हैं, ठीक है। अगर टारगेट की बात करें तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू सेकेंडरी एजुकेशन बाई 2030, अलाइनिंग विद SDG 4, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में जो बात किया गया है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अर्ली चाइल्ड केयर का, उसका भी प्रोविजन है इसमें। अटेनिंग फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी स्किल थ्रू नेशनल मिशन बाई 2025, ठीक है। दूसरा 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, GER मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन प्री स्कूल टू द सेकेंडरी लेवल बाई 2030, ठीक है। इसके अलावा 50% GER, ठीक है, 50% का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में कब तक अचीव करना है? 2035 तक अचीव करना है। इसके अलावा ब्रिंग बैक 2 करोड़ चिल्ड्रन टू द मेन स्ट्रीम थ्रू द ओपन स्कूलिंग सिस्टम, यानी कि 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को ओपन स्कूलिंग के थ्रू जो मेन स्ट्रीम है हमारे एजुकेशन की, उसमें लाने की बात करती है ये, ठीक है। टीचर्स टू बी प्रीपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म बाई 2023। इसके अलावा इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम बाई 2030, ठीक है। तो इस तरह के टारगेट सेट किए गए हैं, तो अपने आप में, है ना, एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। बेकार में एक लैंग्वेज के टसल के पीछे, है ना, इसको बर्बाद ना किया जाए, ठीक है। देखते हैं बाकी फ्यूचर में क्या होता है। चलिए, सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम डिफेंस सेक्टर एंड DRDO इंडिजेनस सबमरीन प्लान टू गो फॉर अप्रूवल इन फ्यू मंथ, ठीक है। तो DRDO प्लान कर रहा है बनाने का कि भाई जो इंडिजेनस सबमरीन है बहुत परचेज कर ली बाहर से, एंड अब हम क्या करेंगे, खुद ही बनाएंगे इनको, ठीक है। तो ये जो प्रपोजल है DRDO का, DRDO स्टैंड फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, हमारी डिफेंस फोर्सेज के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए क्या करता है, आपका जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो बनाने का काम करता है। तो इन्होंने कहा है कि हम डेवलप करेंगे जो ट्रेडिशनल सबमरीन होती हैं फॉर इंडियन नेवी, ठीक है। तो ये प्रपोजल भेजा गया है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को, ठीक है। प्रपोजल मिलेगा, उसके 2-3 साल के अंदर डिजाइन का काम पूरा होगा, फिर उसके 5 साल के अंदर, है ना, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, और फाइनली लगभग 8 से 10 साल लगेंगे हमारी सबमरीन को बनने में। किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा इन सबमरीन को? जिस प्रोजेक्ट का नाम होगा प्रोजेक्ट 76, P76 के अंदर। अभी नंबर कुछ डिसाइड नहीं है, ठीक है। अभी तो केवल प्रपोजल भेजा गया है, अभी हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है वो इसको अप्रूवल देगी, एंड देखते हैं क्या होता है, ठीक है। प्रोमिसेज इन्होंने किए हैं कि हम जो सबमरीन बनाएंगे उसमें 90 से लेकर 95% तक इंडिजिनियस मटेरियल इस्तेमाल होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन टू स्टार्ट सून फॉर सेपरेट डील टू बाय 6 सबमरीन, ठीक है। इसके अलावा 6 और सबमरीन, है ना, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने का प्रोग्राम है। 6 हमने बना लिए हैं फ्रांस के साथ मिलकर, फ्रांस की DCNS के साथ मिलकर बनाई है, जिसमें अब आपकी कावेरी हो गई, कालावरी हो गई, बागसीर हो गई, अरिघात हो गई, ये सारी सबमरीन 6 सबमरीन कुल मिला के बनाई गई हैं, ठीक है। 6 और सबमरीन एक्वायर करने का प्लान है, जिनको बनाया जाएगा प्रोजेक्ट 75I के तहत, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट 76 है ये हमारा इंडिजेनसली, है ना, ये इंडिजेनसली बिल्ट होंगी इसके लिए, है ना। प्रोजेक्ट 75 के लिए टेंडर निकाल दिया गया है, इवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो देखते हैं इस पे काम कब तक शुरू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इंडिया भूटान रिलेशनशिप, है ना। तो भूटान के जो प्रेसिडेंट हैं शेरिंग तोब्गे, ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में विजिट किया इंडिया को, ठीक है। और इंडिया और भूटान रिलेशंस के बारे में बहुत अच्छी बातें इन्होंने बोली हैं। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या बोल दिया, इन्होंने कहा ही इज लाइक माई एल्डर ब्रदर, ठीक है, एंड मेंटर,
मैंटोर बोल दिया कि है ना, ये हमेशा मुझे क्या करते रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। इसके अलावा जो इंडिया भूटान इंजॉय एक्सम्पलरी टाइज ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, ये स्टेटमेंट है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। तो दोनों तरफ से ये गर्मजोशी दिखाती है कि जो इंडिया और भूटान के रिलेशंस हैं, है ना, तो वो कोई ऐसे, है ना, लालच वाले रिलेशन नहीं है ना, कोई ग्रीड वाले रिलेशन नहीं है, कोई मतलब वाले रिलेशन नहीं है। हमारे जो रिलेशंस हैं वो बड़े ही नेचुरल हैं। ट्रस्ट का लेवल इतना है कि बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी कंट्रीज में जो भूटान है, ठीक है, वो अपना एम्बेसडर नहीं भेजता है, अपनी एम्बेसी नहीं खोलता है, ठीक है, वहाँ पर, है ना, कुछ कंट्रीज में इंडिया जो भूटान के जो रिलेशंस हैं वो कौन मेंटेन करता है, इंडिया की एम्बेसी, इंडिया का एम्बेसडर मेंटेन करता है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया पर पूरी तरह रिलाई करता है भूटान अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। भूटान के पास बहुत ज़्यादा आर्मी नहीं है, क्योंकि भूटान अगर आप देखो तो भूटान एक सैंडविच स्टेट की तरह काम करता है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ठीक है। बट इनके पास, है ना, मिलिट्री नहीं है। ये चाइना आपका रहा और ये आपका नीचे इंडिया रहा, तो पूरी तरह से सैंडविच है। इधर आपका नेपाल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चाइना का एग्रेशन आप जानते ही हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी भूटान के पास रिसोर्सेज नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो भूटान एक बड़ी आर्मी नहीं रख सकता, कम से कम इतनी आर्मी नहीं रख सकता कि वो चाइना से मुकाबला कर पाए। सो दैट इज़ वाई जो भूटान है वो पूरी तरह से रिलाई करता है अपनी सिक्योरिटी के लिए इंडिया के ऊपर, और इंडिया ने टाइम बाई टाइम इस चीज़ को प्रूव भी किया है। जैसे 2017 में डोकलाम में क्या हुआ, ठीक है, चाइनीज आर्मी आती है और, है ना, बहुत सारा एरिया भूटान का कब्जा लेती है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, इंडियन आर्मी अपनी जिम्मेदारी जो प्रॉमिस किया है कि हम आपकी जो सिक्योरिटी है ना, उसको करेंगे, है ना, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए डोकलाम में पहुंच जाती है। और डोकलाम में लगभग 8 महीने तक इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच मतलब स्टैंड ऑफ चलता रहता है, और ना एक कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन, ठीक है। उसी के बाद जो इंडिया चाइना की जो रिलेशंस है वो बहुत ज़्यादा खराब होने शुरू हो जाते हैं। मेन जो ट्रिगरिंग पॉइंट था उसका डोकलाम स्टैंड ऑफ ही था, है ना, बिकॉज चाइना, मतलब चाइना को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उन्होंने कहा कि इंडिया क्या ही मतलब प्रोटेक्ट करने आएगा, कह दिया होगा इंडिया ने भूटान से, बट नहीं आएगा प्रोटेक्ट करने, चलो टेरिटरी कब्जा लेते हैं। बट एकदम अपोजिट हो गया, जिससे चाइना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, और इससे इंडिया और चाइना के जो रिलेशन थे ना बहुत ड्रास्टिकली ख़राब होते चले गए, ठीक है। और कोई रीजन नहीं थी, डोकलाम स्टैंड ऑफ ने एक बहुत बड़ा रीजन प्ले किया है इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है उनको डिस्टॉर्ट करने में। बट हमने अपने रिलेशन चाइना के साथ डिस्टॉर्ट किए, बट हमने जो भूटान को अपना जो प्रॉमिस किया था वो हमने क्या किया, निभाया। इसके अलावा भूटान आप देख सकते हो एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, पूरी तरह इंडिया पे रिलाई करता है भूटान, ठीक है। तो ऐसे में इंडिया ने कभी भी भूटान को बुली करने की कोशिश नहीं की कि हम आपको सी का एक्सेस नहीं देंगे, या लैंड रूट का एक्सेस नहीं देंगे, या एयर रूट का एक्सेस नहीं देंगे, है ना। भूटान के लोगों को, भूटान की गवर्नमेंट को एकदम फ्री एक्सेस प्राप्त है, चाहे हमारी बे ऑफ बंगाल हो, चाहे इंडिया का एयर स्पेस हो, चाहे इंडिया का लैंड रूट हो, ठीक है। इसके अलावा भूटान बहुत ज़्यादा रिलाई करता है इंडिया पर इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। भूटान में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, ठीक है। भूटान क्या बनाता है, ज़्यादातर पावर बनाता है, ठीक है। वो भी पावर प्रोजेक्ट किसने लगाए हुए हैं, इंडिया ने लगाए हुए हैं। इंडिया क्या करता है, इसको परचेज करता है, बांग्लादेश और नेपाल को बेचता है, ठीक है। तो इंडिया के बिना वो भी नहीं कर सकता। तो अगर कहा जाए कि एक तरह से जो भूटान है ना, डिपेंडेंसी के मामले में इंडिया का एक सैटेलाइट स्टेट है, तो मतलब ये कोई हाइपोथेसिस नहीं होगी, ठीक है। अगर इंडिया को हटा दिया जाए, इंडिया की जगह अगर चाइना को रख लिया जाता ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे चाइना होता और सेम टाई भूटान के साथ चाइना के होते, तो चाइना अभी तक बहुत सारा लैंड और बहुत सारे बेनिफिट भूटान से ले चुका होता, ठीक है, इन द नेम ऑफ कॉपरेशन, ठीक है। तो इंडिया और भूटान के रिलेशन बहुत ही ज़्यादा, है ना, स्ट्रांग है। चलिए नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम अपॉइंटमेंट, और शक्तिकांत दास अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकंड टू द प्राइम मिनिस्टर। ये है शक्तिकांत दास, ठीक है। और सबको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25th गवर्नर रहे हैं। ये साल 2018 से 2018 से लेके 2024 तक गवर्नर रहे हैं, यानी कि जो पूरा पेंडेमिक कोविड-19 का एरा है, ठीक है। कोविड-19 के टाइम पे जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, जो हमारा, है ना, वेल्थ पॉलिसी है, उसको बहुत अच्छे तरह से मैनेज करने का काम किया है शक्तिकांत दास ने, ठीक है। तो 2024 में ये रिटायर हो गए और इनकी जगह जो संजय मल्होत्रा हैं वो बन गए आरबीआई के नए चीफ, नए गवर्नर। उसके बाद इन्हें एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, और ये इन्हें अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यानी कि 2 सेक्रेटरी होते हैं,
ठीक है। तो फर्स्ट पहले से ही हैं पीके मिश्रा जी, ठीक है, इन्हें सेकंड मतलब अपॉइंट किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें शक्तिकांत दास के बारे में, तो ये तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत सारे वेरियस मिनिस्ट्रीज में काम करने का इन्हें अनुभव मिला है, और ये पहले ऐसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो किस फील्ड से आते हैं, मॉनेटरी एंड फिजिकल फील्ड से आते हैं। और इनकी अपॉइंटमेंट के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी है, क्योंकि देखो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक तरह से आप कह सकते हो ये राइट हैंड होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी बोलते हैं, उसके पीछे पूरा पूरा हाथ किसका होता है, इस प्रिंसिपल सेक्रेटरी का होता है, ठीक है। और यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। कैसे चैलेंजेस बढ़े हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस बढ़े हैं इंडिया के लिए। इकोनॉमिक चैलेंजेस बढ़े हैं, इन इकोनॉमिक चैलेंजेस से डील करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप से डील करने के लिए, कि नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कैसे डील करें किसके साथ में, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। तो उन्हें एक ऐसा एडवाइजर चाहिए जिसे फिनांस की बहुत अच्छी नॉलेज हो, जिसे फिजिकल पॉलिसी की बहुत अच्छी नॉलेज हो, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी की बहुत अच्छी नॉलेज हो। दैट इज बाई शक्तिकांत दास को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। तो पीके मिश्रा जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने रहेंगे। उसके अलावा ये जो है सेकेंड नंबर पर रहेंगे, यानी कि सेकेंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहने वाले हैं ये, ठीक है। तो देखते हैं इनके ब्रेन के थ्रू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे डोनाल्ड ट्रंप को डील करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम नेपाल, एंड नेपाल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे हैं और इसी को लेकर न्यूज है ये, ठीक है। नेपाल पीएम ओली होपिंग फॉर इन्विटेशन टू विजिट इंडिया इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, ये बोला है वहाँ के फिनांस मिनिस्टर ने, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिलेशन नेपाल के साथ हमारे पिछले 4-5 सालों में बहुत बुरी तरह से ख़राब हुए हैं। क्या रीज़न रहा था? एक रीज़न रहा था कि इन्होंने एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया था। एक एरिया है काला पानी लिम्पियाधुरा, वो इंडिया में आता है, और इन्होंने बोला कि भाई ये नेपाल का पार्ट है, और इंडिया ने बोला ये तो हिस्टोरिकली हमारा पार्ट है। इसी को लेके दोनों कंट्रीज के बीच में एक टसल शुरू हो गया, जबकि 5-6 साल से पहले कोई डिस्प्यूट नहीं था, बॉर्डर डिस्प्यूट दोनों कंट्रीज के बीच में, है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, काला पानी हो या लिम्पियाधुरा हो, किसी को लेके, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे मुद्दे आ गए, है ना, जब इंडिया ने रजिस्ट किया कि नहीं भाई ये एरिया तो हम आपको नहीं देंगे, तो नेपाल ने क्या किया, चाइना की तरफ इंक्लाइन करना शुरू कर दिया। इनका जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है ना, वो चाइना की विजिट करना शुरू कर देता, चाइना को ऑफर देना शुरू कर देता कि आप हमारे यहाँ प्रोजेक्ट लगाइए, आप यहाँ हमारे यहाँ डेवलपमेंट कीजिए। तो यही हुआ, जुलाई 2024 में यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर बने केपी शर्मा ओली, ठीक है। इन्होंने अपनी फर्स्ट विजिट के रूप में जिस कंट्री को चुना, उस कंट्री का नाम था चाइना। चाइना गए इन्होंने, बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए वहाँ पे, बहुत सारी डील्स हुई, और उन डील्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट डील थी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके बाद जो इंडिया था ना, बहुत गुस्सा हो गया, उन्होंने कहा कि बस है ना, इनफ इज इनफ, हमने बहुत टॉलरेट कर लिया कि भाई हम ऐसे ना लगें कि इंडिया साउथ एशिया रीजन में जो छोटे छोटे कंट्री हैं उनको बुली करते हैं, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया, एक ट्रेडिशन है कि जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है नेपाल में, तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर हमारे जो हेड ऑफ स्टेट है उसे, है ना, मिलने बुलाते हैं कि आइए मिल के बात करते हैं। सेम नेपाल की तरफ से भी होता है, हमने इन्हें इन्विटेशन भेजा ही नहीं। अब इनके जो फिनांस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो आके मीडिया में रो रहे हैं कि भाई, है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन भेजा ही नहीं, ठीक है। तो आप एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहोगे, आप एंटी इंडिया स्टांस लोगे, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करोगे, और आप हमसे एक्सपेक्ट करोगे कि हम आपको इन्विटेशन दें, ठीक है। ये ठीक नहीं है ना। हम एक बड़े कंट्री हैं, एक बिग कंट्री हैं, ठीक है। हम उस बिग कंट्री होने के नाते हमारी क्या है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट है ना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कुछ नेगेटिव फ़ायदा ना नहीं उठाया जाना चाहिए आपकी तरफ से कम, ठीक है। तो इनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि हमारी बात हो गई है एस जयशंकर, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उन्होंने कहा है कि बिम्स्टेक की मीटिंग में, है ना, जो इस साल होने वाली है, उसमें हम लोग, है ना, जो इंडिया और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो दोनों मिलेंगे। तो बिम्स्टेक क्या है जान लेते हैं, चलिए। बिम्स्टेक की अगर बात करें तो बिम्स्टेक एक ग्रुप है, और इसकी जो फुल फॉर्म है, बी स्टैंड फॉर बे ऑफ बंगाल, आई स्टैंड फॉर इनिशिएटिव, फॉर एम फॉर मल्टी सेक्टरल, टी फॉर टेक्निकल, एंड ई फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जितने भी देश हैं उनके बीच में एक मल्टी सेक्टरल कॉपरेशन के लिए बना हुआ एक ग्रुप है। कौन कौन है इस ग्रुप में? आपका इंडिया देखने को मिलेगा, ओबियसली आपको इंडिया देखने को मिलेगा, नेपाल देखने को मिलेगा,
भूटान देखने को मिलेगा, बांग्लादेश देखने को मिलेगा, म्यांमार देखने को मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स आपको थाईलैंड देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह आपको कुल मिला के 6 से 7 कंट्री यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान, ये श्रीलंका आपका देखने को मिलेगा। तो 7 कंट्रीज इसमें बिम्स्टेक में आपको देखने को मिलेंगे। इस ग्रुप को बनाया गया था 1997 में। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है जिसको सेक्रेटेरिएट बोलते हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ढाका बांग्लादेश में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बिम्स्टेक के बारे में देखते हैं। इसकी मीटिंग्स अप्रैल में न्यू दिल्ली में होने वाली है, क्या निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। और देखो जैसा कि हम लोग सोच रहे थे वैसे ही हुआ है। यूएस प्रपोजेज यूएन टेक्स्ट ओमिटिंग यूक्रेन्स ऑक्यूपाइड टेरिटरी। ठीक है, जैसे कि कल स्टेटमेंट आया था, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था कि भाई जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है रशिया यूक्रेन के बीच में जो पीस टॉक हो रही है ना, उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम उनको नहीं रखना चाहते। ठीक है, एंड उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए जो यूएस के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका बयान आया है, और इन्होंने बोला है कि भाई जो द यूनाइटेड स्टेट proposed on Friday a UN resolution on Ukraine conflict that omitted any mention of key territory occupied by Russia, diplomatic sources। एक रेजोल्यूशन लाने जा रहे हैं ये। ठीक है, यूएसए क्या लाने जा रहा है, एक रेजोल्यूशन लाने जा रहा है जिसमें रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर रुकवाई जाएगी, और ये रेजोल्यूशन कहाँ आएगा, यूएन में आएगा। ठीक है, अब जब वॉर रुकवाई जाएगी तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए। तो यूक्रेन चाह रहा था कि इस रेजोल्यूशन में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि रशिया ने जितनी भी टेरिटरी कब्जाई है ना यूक्रेन की, वो सब वापस कर दे। बट यूएस ने जो रेजोल्यूशन बनाया है यूएन में मूव करने के लिए, उसमें इन टेरिटरीज का कोई जिक्र है ही नहीं। और यूएस इस मामले में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, क्योंकि पता है, ठीक है, आप कुछ भी कर लो, यूक्रेन कुछ भी कर ले, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की या फिर पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन कुछ भी कर ले, जो पुतिन है ना, वो किसी भी कंडीशन पे जो टेरिटरी उन्होंने कब्जाई है यूक्रेन की, वो वापस नहीं देने वाले। क्योंकि देखो पुतिन एक डिक्टेटर वाली छवि वाले इंसान है। ठीक है, और अगर वो वॉर बंद करके यूक्रेन को उसकी सारी टेरिटरी वापस करके एंड रशिया जाते हैं, तो रशिया में उनकी पॉपुलैरिटी कम होगी। ठीक है, रशिया के लोग पूछेंगे भाई आपने हासिल क्या किया। ठीक है, मतलब आप 3 साल से इस वॉर को लड़ रहे हो, व्हाट इज योर अचीवमेंट इन दिस वॉर। ठीक है, तो पुतिन को चाहिए फेस सेविंग करने के लिए वो टेरिटरी। ठीक है, तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि भाई पॉसिबल नहीं है रशिया से वो टेरिटरी वापस लेना। तो उन्होंने कहा कि बेटर है इस वॉर को ख़त्म करवाओ, क्योंकि ये वॉर अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के परसेप्शन से देखें तो अमेरिका के ऊपर बोझ बनती जा रही है। अमेरिका को फंड करना पड़ रहा है, वेपन देने पड़ रहे हैं, पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक है, जो यूएसए चाहता नहीं कि हम किसी और की वॉर क्यों फंड करें, तो रशिया बस डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वॉर कैसे भी ख़त्म हो। ठीक है, और उन्हें एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन दिख रहा है कि पुतिन ने जो ले लिया है, ठीक है, रशिया ने जो कब्जा लिया वो रशिया के पास छोड़ दो एंड इन्हें फोर्स कर दो यूक्रेन को, क्योंकि ये कमजोर है, इन्हें फोर्स कर दो कि भाई आप वॉर को क्या करो, स्टॉप करो। तो ऐसा ही एक रेजोल्यूशन लाने की बात की जा रही है यूएसए की तरफ के से। तो उन्होंने बोला है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो अर्ज यूएन मेंबर्स टू अप्रूव द सिंपल हिस्टोरिक रेवोल्यूशन। उन्होंने कहा कि भाई आप ये सिंपल है ना, एंड हिस्टोरिक है ये रेजोल्यूशन, आप इसको सपोर्ट करो, क्योंकि यही एक रेजोल्यूशन है जो वॉर रोक सकता है, और कोई रेजोल्यूशन वॉर नहीं रोक सकता। आप यू वाले जो कह रहे हैं कि टेरिटरी वापस करनी होगी, रशिया कभी वापस करेगा ही नहीं। ठीक है, या नेटो में शामिल करोगे, नेटो में शामिल कर है ना करने की बात होगी तो फिर दोबारा से अटैक करेगा रशिया। तो दोनों ही कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक ही कंडीशन में वॉर रुक सकती है, जब रशिया ने जब जो टेरिटरी जीत ली है वो अपने पास रखे और यूक्रेन को नेटो में शामिल ना किया जाए। तो ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसी की तरफ बढ़ रहा है यूएसए। ठीक है, और इसी वजह से वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को शामिल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अगर इसमें पीस टॉक में शामिल होंगे तो वो क्या करेंगे, ये कुछ ना कुछ गेन करने की कोशिश करेंगे कि टेरिटरी दिला दो, नेटो में शामिल करा दो, दैट इज वाई। ठीक है, तो ये रहा आज का द हिंदू एनालिसिस। मिलते हैं कल यानी कि 24 फरवरी के द हिंदू एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।